हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप समझ लो कि बेसिकली पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, इस चैप्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप, लाइन वाइज लाइन हम इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। और इवन एनसीईआरटी की जो अदर एग्जाम्पलर बुक होती है, ठीक है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। देखो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है ना, कई बच्चे उसको छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, अरे हटाओ उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको लगता है कि सर ये कहाँ से आ गया, ये तो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में था ही नहीं। तो वो आता है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से आता है। ठीक है, तो हमें उसके भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली हमारा ये फिजिकल और जो केमिकल चेंज, यानी कि हमें इस चैप्टर के बारे में जो पढ़ना है, क्या फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है, तो हमें पहले इसको समझ लें। तो बेसिकली इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि सर ये चेंजेस क्या हैं। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, एवरीडे लाइफ में आप देखते हो कि बहुत सारी चेंजेस आपके अगल बगल होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा, आप जैसे आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो ये भी क्या है, क्या हो रहा है, शुगर चेंज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली कर्ड से आप, सॉरी, आप कर्ड बनाते हो, किससे, मिल्क से आप कर्ड बनाते हो, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मिल्क का कन्वर्जन हो रहा है, मतलब मिल्क चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, कर्ड में चेंज हो रहा है, दही में चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मिल्क क्या हो जाता है, सौर बन जाता है, खट्टा बन जाता है। अच्छा, एक बात और कि आपने पिछले वाले चैप्टर को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, चैप्टर नंबर जो भी आपका 5 है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे जो फॉर्मूलेज हैं, हाँ फॉर्मूलाज हैं, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ओके, देखो, तो और भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि स्ट्रेच्ड रबर बैंड। आप जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो रबर बैंड की शेप एंड साइज में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। ठीक है ना, दी चेंजेस अकर ड्यू टू चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज। तो अब बेसिकली हम चेंज क्यों कह रहे हैं सर, चेंज क्यों हुआ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। ठीक है, सारी बातें समझ में, उसकी जो है प्रॉपर्टी बदल जा रही हैं, या फिर कभी कभी होता है कि प्रॉपर्टी नहीं भी बदलती है। तो बेसिकली इस टाइप का हमारा जो चेंजेस हो रहा है, अब हम इस चेंजेस को बेसिकली हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ओके, बात समझना। हमें हमारे हमारे इस चैप्टर में केवल क्या है, हमारे चैप्टर में केवल है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जिसमें से फिजिकल चेंज आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और केमिकल चेंज ये पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज। ओके सर, तो अब फिजिकल चेंज को समझने से पहले, अब फिजिकल चेंज को समझने से पहले आपको कुछ एक्टिविटी देखनी पड़ेगी, और ये एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, फिजिकल चेंज हम डेफिनेशन डायरेक्टली बता दें तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, कि आप उसको याद कर लो। अब समझते हैं कि सर फिजिकल चेंज जो होता है वो एग्जैक्टली होता कैसे। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ी सी देखते हैं एक्टिविटी। ओके, तो थोड़ी सी हम एक्टिविटी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखो, तो एक्टिविटी सर समझते हैं। एक्टिविटी बेसिकली है कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखो, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आना, आपको ये लेसन समझ में नहीं आना है। देखो, एक्टिविटी 6.1 क्या बोलता है, सपोज करो कि आपके पास एक कोई पेपर है, आप उस आपने उसको क्या किया, आपने उस पेपर को फाड़ दिया, कट कर दिया। ठीक है, इन 4 स्क्वायर पीसेस। ठीक है, कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। फिर से आप उसको फाड़ो ना, मतलब पेपर को आप फाड़ते जाओ। हाँ, सारा का सारा गुस्सा पेपर पर उतार दो। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर ऑन टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अच्छा, अब क्या करो, अब ये कह रहा है भाई फाड़ दिया, और कह रहा है कि अब इसको फिर से क्या करो, अब इसको फिर से सूटेबल ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, आपने अरेंज कर भी दिया, मान लो समहाउ आपने अरेंज कर भी दिया, लेकिन आप मेरे को ये बताओ, ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। हाँ, आप ओरिजिनल पीस नहीं बना सकते। हाँ, इवन आप, कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, हम तो उसमें टेप लगा देंगे, टेप से उसको हम क्या कर देंगे, स्टिक कर देंगे, गम से हम उसको स्टिक कर देंगे। बेशक आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन देखो होगा क्या, उस पेपर में चेंजेस आ जाएंगी। और वो कौन सी चेंजेस होगी, उसकी साइज जो है, उसकी जो शेप है, शेप एंड साइज जो पेपर की है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो बातें समझ में आए, यहाँ से आप रखना। ठीक है, आप कर लोगे, लेकिन आप ये बात रखना कि उसकी में क्या होगी, चेंज इन साइज, उसका जो साइज़ है ना वो चेंज हो जाएगा। अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा, शायद वो पहले से बड़ा हो जाए, या फिर शायद वो पहले से छोटा हो जाए। तो शेप जो है उसकी, या फिर जो साइज़ है, साइज़ बेसिकली हम कहेंगे, साइज़ उसकी चेंज, यानी कि ये वर्ड आप ध्यान रखना, साइज़,
यानी कि चेंजेस आया, किस में चेंजेस आया, साइज में चेंजेस आया। हाँ, लेकिन अभी जो आपका पेपर है वो अभी भी पेपर ही है, ऐसा नहीं कि आपने उसको फाड़ दिया तो वो कुछ और बन गया, वो कोई फ्रूट बन गया, नहीं, वो अभी भी पेपर ही है, याद रखना इस बात को। तो यानी कि हमने इस टाइप का भी चेंज देखा कि जिसमें हमारी जो साइज़ है पेपर की वो बदल जा रही है। चलो एक दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट से याद रखना कि साइज़ उसकी चेंज हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी वो क्या है, पेपर है। चलो एक्टिविटी 2 देखते हैं, 6.2 देखते हैं क्या कह रहा है। कलेक्ट द चाक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। हाँ भाई, जो टीचर्स जो लिखते हैं ना उससे चाक से, तो काफ़ी सारे चाक की डस्ट नीचे गिर जाते हैं। अब क्या करो, आप उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। कलेक्ट करके क्या कर लो, और क्रश है स्मॉल पीस ऑफ चाक। मान लो अगर आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोई एक छोटी चाक की जो पीस है उसको आप क्रश करो, फोड़ दो, और देन फर्दर क्या करो, उसमें एक छोटा सा थोड़े बहुत अमाउंट में पानी को मिला करके, ठीक है, टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, और उसको फिर पेस्ट बनाओ। देन फिर उसको क्या करो, रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चाक। चलो आपने ऐसा किया, मतलब कोई एक चाक थी, बड़ी अच्छी खासी चौक थी, आपने उसको फोड़ा और फोड़ करके उसमें पानी मिला करके आप फिर कह रहे हो कि हम इसको फोड़ेंगे और फिर से हम इसको चाक बना देंगे। कहने का मतलब ये एक्टिविटी ये है आपकी, ठीक है। चलो आपने बना दिया, लेकिन क्या आपने सच में जैसा पहले जैसा चौक था, क्या आपने वैसा ही चौक बनाया? नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ है, यानी कि अब उसका शेप चेंज हो गया है, ठीक है। उसकी जो शेप थी, उसकी जो साइज़ थी, वो अभी क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन एक बात क्या है, यहाँ पर चेंज क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ चेंज, तो बेसिकली जो चौक था वो अभी भी चौक ही है, ऐसा नहीं कि वो कुछ और बन गया, नहीं बना ना, वो अभी भी चौक ही है, अभी भी हम उससे लिखने का ही काम कर सकते हैं। तो फिर से आपने एक्टिविटी 6.2 में आपने क्या समझा कि हाँ, हमारे पास कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी हम जो शेप है शायद वो चेंज हो सकती है, लेकिन स्टिल अभी भी वो चौक ही रहेगा, मतलब कि अभी भी हम उससे लिखने का काम कर सकते हैं। चलो एक्टिविटी 6.2 समझ में आया। अब देखना, अभी हम इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे, तब आपको फिजिकल चेंज बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। अब 6.3 को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहता है कि टेक सम आइस इन अ ग्लास, ठीक है। आप एक ग्लास में आइस लो, ठीक है, अपने फ्रिज से आइस निकालो और ग्लास में रख लो, प्लास्टिक टम्बलर या कोई प्लास्टिक किसी उसमें रख लो, ठीक है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस। अब क्या करो कि अब उसके आइस को थोड़ा बहुत क्या कर दो, मेल्ट कर दो, मतलब थोड़ा बहुत उसको पिघला दो, मेल्ट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे भी आप चाहे पिघला दो, चाहे उसको थोड़ा सा सन दिखा दो, या फिर आग में थोड़ा सा, चाहे जैसे भी रख दो, या फिर रख ही दो, तो वैसे ही वो मेल्ट हो जाना है। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो आपके ग्लास में क्या होगा, अब थोड़ा सा, थोड़े बहुत अमाउंट में वाटर भी होगा और थोड़े बहुत अमाउंट में आइस भी होगा, ओके, आइस भी होगा। तो अब क्या है, अच्छा, यानी कि आपने देखा कि यहाँ से हमारी जो आइस है वो अब क्या हो गई, फर्दर चेंज हो गई, मतलब किसमें, वाटर में बदल गई। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस, सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या आप जो भी वाटर, जो भी आइस मेल्ट हुई है थोड़ी बहुत अमाउंट में, क्या हम उसको फिर से सॉलिड बना सकते हैं क्या, मतलब कि हम फिर से उसको आइस बना सकते हैं क्या? हाँ सर, बना सकते हैं। फ्रिज में रख दिया तो हमारी वो क्या बन गई, फिर से आइस बन गई। तो आपने फिर से यहाँ पे देखा कि जो आइस थी, आइस हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। देन वाटर फिर से कन्वर्ट किस में हो गया, फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर भी आपने एक चेंज देखा, लेकिन इस चेंज की खास बात क्या रही कि अभी भी हमारा जो आइस था या मे बी वाटर था वो स्टिल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ और बदल गया, ठीक है, मतलब है तो वो वाटर ही है ना। उसका यूज़ हम एज अ ड्रिंकिंग के लिए ही करेंगे, पीने के लिए ही करेंगे। लेकिन मतलब देखो, समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे वो कुछ और नहीं बना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना कि वहाँ पर वो कुछ और नहीं बना, ठीक है, वो अभी भी पानी जैसा ही है, मतलब वाटर का ही एक फॉर्म है, ओके। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाना। जैसे हम, आप जानते हो बच्चे कि आपकी जो मैटर होती है, मैटर मतलब कोई भी चीज़, आपकी अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली 3 स्टेट में होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। तो यहाँ पर देखो आपने क्या किया, यहाँ पर हमारी जो वाटर थी, जो आइस था, ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, एंड देन फर्दर फिर वो लिक्विड से फिर से सॉलिड में चेंज हो गया, या फिर मे भी शायद लिक्विड से गैस में भी चेंज हो जाए ना। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। तो अगर स्टेट में चेंज हो जाए, ठीक है, स्टेट में चेंज हो जाए, लेकिन जो मटेरियल है वो अभी भी वही मटेरियल रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ और बन जाए, ठीक है। आ रही बातें समझ में? तो यानी कि अब देखो, यहाँ से हम ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। एक और एक्टिविटी देखते हैं जल्दी से। देखो एक्टिविटी 6.4 क्या कहता है कि बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर। हाँ भाई, हम देखते हैं, है ना, जब आप वाटर को बॉयल करते हो तो क्या उसमें से एक स्टीम निकलती है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी स्टेट में चेंजेस हो रहा है। कैसे सर? स्टेट क्या है आपका, वाटर है। अब वो स्टेट कौन सी स्टेट में चला जा रहा है, फिर वो चला जा रहा है वेपर में, दैट इज गैस में चला जा रहा है ना। तो लिक्विड से चला जा रहा है गैस में। तो इस एक्टिविटी में भी क्या हो रहा है, स्टेट में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। आ रही बातें समझ में? अच्छा,
तो आपने यहाँ पे देखा कि डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब हम ये देख सकते हैं कि हाँ हमारी जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो गई। फिर गैस को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर हम उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप क्या करो, जहाँ से स्टीम निकल रही है वहाँ पे एक छोटा सा कोई बर्तन रख दो, है ना, तो आप देखोगे कि उस बर्तन पे हल्की बहुत मतलब एक लिक्विड जो है वो ड्रॉप के अमाउंट में उसमें उस बर्तन में चिपक गई है। तो आप ये कह सकते हो ना कि हाँ लिक्विड हमारी जो वाटर है, वाटर को हम फर्दर गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को फर्दर हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ, क्या? चेंज इन स्टेट हुआ। चलो अब एक लास्ट एक्टिविटी देखते हैं जल्दी से। लास्ट एक्टिविटी देखो क्या कह रहा है कि यूज होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है, टंग्स मतलब एक कोई ये पकड़ने की एक कोई डिवाइस होती है, मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस टंग की हेल्प से हमने उस हेक्सा ब्लेड को, हेक्सा ब्लेड मतलब कोई बेसिकली एक लोहे का पार्ट हो गया, हम उसको पकड़ लिए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। तो अब जब ऐसा करोगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि वो जो हेक्सा ब्लेड है वो गर्म हो गया है और गर्म होकर के रेड कलर का हो गया है, ठीक है ना। तो डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस, हाँ भाई, तो वो गर्म होकर के रेड कलर का हो गया। तो आपने देखा कि जो आपका जो हेक्सा ब्लेड था, दैट इज मान लो आयरन था, ठीक है, तो आयरन जो है वो गर्म होकर के रेड हो गया। लेकिन जैसे ही फिर से आप अगर उसको ठंडा कर दो, हटा दो, स्टोव से हटा दो, तो आप देखोगे कि फिर से वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या सर चेंज हुआ, यहाँ पर सर चेंज हुआ कलर। आगे बातें समझ में, यहाँ पर कलर चेंज हो गया। तो आपने ये देखा, आपने ये बेसिकली इतना इतना आपने इतनी बातें जान ली कि कुछ हमारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो जिनकी साइज़ चेंज हो जा रही है, लेकिन अभी भी ये वो वही सेम वही चीज़ है ना, वो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि शायद उसका कलर भी चेंज हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी भी हम उसको फिर से वापस अपने उसी मटेरियल में फिर से वापस ला सकते हैं, कलर चेंज हो जाने के बावजूद भी। तो अब इन सब टाइप की ये जो चेंजेस आ रही है ना, कि मतलब हमारा जो मटेरियल है उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, फिर वापस हम उसको फिर से उसी स्टेट में वापस हम उसको दोबारा ले आएँ। तो इस टाइप के हम जो चेंजेस हैं, इस टाइप की चेंजेस को ही हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। आगे बातें समझ में, तो अब समझ लेते हैं एग्जैक्टली कि हमारा जो फिजिकल चेंज है वो क्या है। अब यहाँ से बात समझना बच्चे, देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। देखो, तो अब अगर हम बात कर ले कि सर व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, ठीक है, आपने कहा कि सर ये बातें तो हमें समझ में आ गई, एग्जैक्टली अब हम डिफाइन कैसे करें। देखो फिजिकल चेंज को डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी होगी क्या कि हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है, कोई कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब जैसे आपने देखा ना कि शेप, साइज, कलर, है ना, एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, स्टेट यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं, शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, ये सब हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे शेप है, साइज है, कलर है एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस है, तो ये सारी की सारी चेंज हो जाती हैं और इसी चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। आगे बातें समझ में। सो व्हाट इज फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो a substance undergoes a change in its physical properties, यानी कि जब जो चेंजेस होगा वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होगा, तो ऐसी चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप मान लो किसी लकड़ी को आप कट कर रहे हो, वुड को आप कट कर रहे हो, है ना, या फिर आप आइस को मेल्ट कर रहे हो, या फिर वाटर से आइस बना रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में एक बात हमेशा याद रखनी है कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। ऐसा नहीं है कि आप पेज को फाड़ दिए तो वो पेज कुछ और बन गया, वो आम आम का फल, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब वो जैसा था पहले था, चेंज होने के बाद वो वैसा ही रहेगा, कोई भी नया सब्सटेंसेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि जादू से कोई भी नया सब्सटेंस आ गया, नहीं नहीं, वो वैसा ही रहने वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बॉइलिंग वाटर, वाटर को आप बॉयल करो तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है, ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को आपने ब्रेक कर दिया, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है, एंड कटिंग ऑफ वुड, ऑब्सोल्युटली आप लकड़ी को काट रहे हो तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। तो आई होप आपको फिजिकल चेंज समझ में आया, बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे अभी आप भाई क्या है, अभी आप मान लो अपने लॉकडाउन में अपने घर पर हो, है ना, और मान लो एक 1 मंथ बाद आप स्कूल जाते हो और आपका दोस्त तो सडनली अचानक से चेंज हो गया, मान लो बहुत मोटा था या बहुत पतला हो गया, या फिर बहुत पतला था बहुत मोटा हो गया, ठीक है। लेकिन देखो क्या, आपका जो दोस्त था वो आपका भी तो दोस्त ही है ना, ठीक है, तो जो चेंजेस आई हैं तो वो उसके उसकी बॉडी में चेंजेस आई हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपका दोस्त कुछ और बन गया, है ना, आपका दोस्त अभी भी आपका दोस्त ही है, ठीक है। हाँ, अगर आपका दोस्त नहीं रहा, वो अगर कह दे कि भाई हाँ तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो फिर हाँ भाई वो फिर एक केमिकल चेंज हो गया, चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिजिकल चेंज आपको समझ में आया, ठीक है।
तो फिजिकल चेंज के बारे में आपको अगर बताना होगा तो सबसे पहले आपको बताना होगा फिजिकल प्रॉपर्टी कि अगर किसी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंजेस आता है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। बस इतनी सी बात, ये हो गया फिजिकल चेंज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब केमिकल चेंज की। ओके तो केमिकल चेंज को बच्चे अब समझने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे एक्टिविटीज़, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। एक्टिविटीज़ से आपको टेंशन नहीं रखना है, ठीक है। और हाँ, एक्टिविटीज़ ये कहने को है, नाम भर के हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके तो समझते हैं हम पहले क्या। देखो अब हमें अगर केमिकल चेंजेस को पढ़ना है तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कुछ एक्टिविटीज़, है ना, और ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्टिविटीज़ 6.6 क्या बोलता है, कहता है टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। अब यहाँ पे कुछ नए नए वर्ड्स आएंगे जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम बेसिकली हमारा बच्चे एक एलिमेंट होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, लगभग 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, तो उनमें से एक हमको याद रखना है क्या, मैग्नीशियम, जो कि बहुत ही छोटा सा नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, ये सब सारे के सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको एक वर्ड याद रखना है मैग्नीशियम। उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। अच्छा तो आपने कहा सर मेरे पास एक मैग्नीशियम की क्या है, एक स्ट्रिप है। अब आप क्या करो, अब आप इस मैग्नीशियम के स्ट्रिप को आप जलाओ कैंडल के फ्लेम से। तो जैसे ही आप इसको जलाओगे, ऐसा करना नहीं है वैसे, बेसिकली आपको ये सब सारी चीज़ें पहली बात तो मिलेंगी नहीं, ठीक है, बस आप इमेजिन करो, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको जलाया, है ना, इसको आपने बर्न किया, है ना। इट बर्न्स विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो जब आप इसको जलाओगे तो बहुत तेज़ी के साथ ये जलेगी, ऐसा लगेगा कि एकदम पूरा एकदम रोशनी, लाइट बहुत ज़्यादा फैल गई है, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीट बर्निंग इट चेंजेस इन पाउडरी ऐश, ठीक है। जब ये पूरी तरीके से जब ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो ये राख में बदल जाएगा। अब देखो इसका एक सिंपल सा फिगर देखो यहाँ पर दिखाया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आप वहाँ से भी देख सकते थे कि ये जलाया गया मैग्नीशियम के स्ट्रिप को, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये लाइट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसा किया, आपने देखो फर्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या किया कि आपने मैग्नीशियम था, आपके पास मैग्नीशियम था, ठीक है। मैग्नीशियम हमारा एक दूसरा एक सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब हमने मैग्नीशियम को जलाया, और जैसे हमने मैग्नीशियम को देखो किसी भी आप ऑब्जेक्ट को अगर बर्न करते हो, ठीक है, तो हमेशा वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ जलती है। मतलब आपको इतना तो पता है ना, किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला देन वो चीज़ नहीं जलेगा। तो हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम को जलाया, और ऑटोमेटिकली आपके एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन था वो उस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस मैग्नीशियम को बर्न करने में हेल्प किया। बात समझना, ठीक है, बर्न करने में क्या किया, हेल्प किया। अब जब वो फाइनली जब बर्न हो गया तो बर्न होकर के क्या बचा, एक राख बचा, है ना, एशेस बचे, उसके ऐश बचे। अब जैसे आप कागज़ को जलाते हो, कागज़ को जलाने के बाद क्या बचते हैं, उसके राख बचते हैं। तो वैसे इमेजिन करो कि ये कुछ ऐसा बच गया। तो अब देखो क्या था, आपके पास था मैग्नीशियम, आपके पास क्या था, मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम से बन गया क्या, वो राख बन गया। तो अब यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है और यहाँ पर ये जो ऐश है, ये अलग चीज़ें हैं, है ना। देखो फिजिकल वाले में क्या होता था कि वहाँ पे कोई भी दूसरी चीज़ नहीं बनती थी, ठीक है, आम को काटोगे तो आम ही निकलेगा ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने मैग्नीशियम को जलाया, या फिर ऐसा काटना नहीं है, यहाँ पर जलाना है ना, आपने बर्न किया मैग्नीशियम को, तो अब ये मैग्नीशियम किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, है ना, ऐश में बदल गया। तो जब स्टडी किया गया सर, इस ऐश को जब स्टडी किया गया, पूछा गया किसी बड़े साइंटिस्ट से कि सर ये है क्या ऐश, ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा भाई ये ऐश नहीं है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मतलब कि आपके पास अभी था केवल मैग्नीशियम, और आपने उस मैग्नीशियम को जलाया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या कहते हो, राख कहते हो, कि भाई ये तो मेरा राख बन गया, ठीक है। तो उस राख को हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक वर्ड में हम उसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे, दैट इज MgO। देखो Mg का मतलब मैग्नीशियम, O का मतलब, देखो इसका रिएक्शन देखो कैसे होता है। देखो ये इसको बेसिकली हम कहते हैं इक्वेशन, है ना, जैसे आपने मैथ में इक्वेशन पढ़ा था, तो ये वो वाला इक्वेशन नहीं है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि आपके पास मैग्नीशियम था, ठीक है, आपके पास मैग्नीशियम थी, और आपने इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं किया आपने, जैसे ही इसमें आप इसको कैंडल के पास ले गए, ये ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ मिल करके जलने लगा। आप इससे ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, हाँ अगर अलग कर दोगे तो फिर ये मैग्नीशियम जो है वो जलना बंद हो जाएगा। तो आपने इसको जलाया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और जैसे ही आपने जलाया, इसको हम कहते हैं इट इम्प्लाइज, ये जो एरो का निशान है इसे हम कहते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। तो क्या बन गया, ये हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा ना कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो आपने अब यहाँ पर देखा कि हमारी जो एक सब्सटेंस है वो दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है।
अच्छा, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, अब उसके जो राख थे, उसकी जो एशेज़ जो बची हुई थी, हमने क्या किया, हमने उस ऐश को मिक्स द ऐश विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमने उस ऐश को क्या किया, बहुत ही छोटे से अमाउंट ऑफ वाटर में क्या किया, हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, नाउ इट बिकम एक्वा सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्वा सॉल्यूशन याद रखना होगा कि बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे समझ लो बच्चे, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता है। बेसिकली किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बहुत ही थोड़े से पानी में अगर हम मिला दें, तो उस टाइप का जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको देखो क्या करना है। आपने वहाँ से राख उठाई, उस जली हुई राख को उठाया आपने, और उसको क्या किया, उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया। मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO, ये फॉर्मूला याद रख लो, एनसीईआरटी बोलता है याद रखने को। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो जैसे ही आपने इसको मिक्स किया वाटर के साथ, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। क्या कहेंगे हम इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बेसिकली आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि किसी में भी अगर OH आता है, ठीक है, जिसमें भी हम हाइड्रोक्साइड का, मैंने आपको ये बताया है पिछले वाले चैप्टर में कि जिसमें भी हाइड्रोक्साइड दैट इज OH आता है, वो हमारा होता है बेस। ठीक है, तो आपने इसको चेक किया और पता चला कि ये हमारा क्या है, बेसिकली एक बेस है। तो देखो आपने अभी क्या देखा, अभी आपके पास अब देखो इसका कंक्लूजन समझो। तो आपने देखा कि आपके पास था मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को आपने बर्न किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यानी कि आपको एक नया सब्सटेंस मिल गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मायने क्या रखती है कि आपको एक नया सब्सटेंस मिल गया। अब आप फर्दर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से इस मैग्नीशियम को नहीं बना सकते। बात समझो मेरी, है ना। आपने कहा कि सर मैंने एक कागज़ को जला दिया, तो क्या कागज़ को जलाने के बाद क्या आप वापस कागज़ बना सकते, क्या नहीं बना सकते ना। तो यानी कि यहाँ पे फर्दर हमारा जो है वो फिर से वापस नहीं जा सकते। हाँ, पिछले वाले में हम वापस जा सकते थे, हमारी बर्फ़ से पानी बन गई थी, फिर पानी से वापस हम आइस बना ले रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। तो इस टाइप की हमारी जो चेंजेस होती है, इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। आगे बातें समझ में। चलो, तो अब ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी 6.7 की। अब ये क्या है, बेसिकली इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, देखो अब ये जल्दी से समझो, इस एक्टिविटी को हम जल्दी से समझते हैं। देखो क्या करना है, इसके लिए हमें एक टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट का बेसिकली फॉर्मूला होता है CuSO4। ये आपको पिछले चैप्टर में शायद नहीं बताया होगा, आप इसमें नोट डाउन कर लो, CuSO4 होता है। ठीक है, जिसका जो अनदर नेम होता है, उसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा। अगर आपको इसको शुद्ध अगर हिंदी में बोलो तो क्या कहेंगे, नीला थोथा। बड़ा अजीब नाम है ना। तो इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट कह लो, ब्लू विट्रियोल कह लो, या नीला तोता कह लो। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने किसी एक बीकर में, बीकर मतलब कोई एक मान लो ग्लास समझ लो, ठीक है, किसी कांच का, किसी ग्लास मतलब कोई एक ग्लास समझ लो, ठीक है ना। आपने उसमें इसको मिक्स किया और उसमें थोड़ा सा क्या किया, हाफ कप अपने वाटर इसमें मिक्स किया। अच्छा, तो जैसे ही आपने मिक्स किया एंड उसके बाद फिर आपने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड याद है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद है, आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है, H2SO4 होता है ना। चलो याद है ना, अच्छी बात है। तो आपने क्या किया, आपने इस सॉल्यूशन में आपने जो भी आपके जो भी आपकी ग्लास है, उसमें आपने तो बहुत ही छोटे से अमाउंट में क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब आपको पता है, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, जो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट। ओके, तो अब क्या हुआ, जैसे ही आपने ये डाला तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ब्लू बन गया, है ना, इट बिकेम्स ब्लू। देखो यहाँ पर देखो, ये आपका अभी केवल ये वाला फिगर देखो आपको, है ना। आपने क्या किया, आपके पास एक कोई ग्लास था, इसमें आपने ब्लू विट्रियोल यानी कि आपने कॉपर सल्फेट लिया, और उसमें आपने क्या किया, थोड़े से अमाउंट में डाइल्यूट H2SO4 आपने मिला दिया। तो आप जिससे आपका ये जो सॉल्यूशन है वो आपका कुछ यूं हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब क्या हुआ सर, उसके बाद फिर सर ये ग्रीन कैसे हो गए, तो जादू हो गया। देखो जादू कुछ नहीं हुआ बच्चे, देखो यहाँ पे समझो क्या हो गया। अब क्या किया आपने कि ड्रॉप अ नेल और यूज्ड ब्लेड इनटू द सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, अब अपने उस सॉल्यूशन में कोई एक लोहा, मतलब लोहे की कोई एक कील समझ लो, नेल का मतलब क्या, लोहे की कील, या कोई भी यूज्ड किया हुआ ब्लेड, जो आप ब्लेड जिससे हम लोग जो शेविंग करते हैं, है ना, उसको हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया। तो आधे घंटे बाद आपने देखा कि ये जो सॉल्यूशन है, फ्रॉम द ब्लू टू ग्रीन, अब ये जो सॉल्यूशन है ना वो क्या हो गया, वो ब्लू से ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये तो बड़ी जादू वाली बात हो गई। ठीक है, तो अब ये बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, इज ड्यू टू, बेसिकली ये जो ऐसा हुआ ना, ये जो ग्रीन बन गया ना, तो ये क्यों हो गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। किसकी वजह से हुआ है, ये आयरन सल्फेट की वजह से हुआ है। ये वर्ड याद रखना है, आयरन सल्फेट। ठीक है, जो कि आयरन सल्फेट जो है आपकी इस क्लास में अब एक नया सब्सटेंस है।
ये एक आयरन ये जो आयरन सल्फेट है ये एक नया सब्सटेंस है। देखो आयरन बेसिकली हम आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से, ये वर्ड याद रखना Fe आयरन, जो आप जिसको लोहा कहते हो ना, तो साइंटिफिक वर्ल्ड में हम उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक वर्ड में हम उसको कहते हैं आयरन, ठीक है, लोहा, दैट इज आयरन। तो क्या बन गया, आयरन से क्या बन गया, आयरन सल्फेट। आपके पास क्या था, ब्लू विट्रियोल था जिसको आपने कहा कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट और आयरन दैट इज क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। तो वहां पर था कॉपर सल्फेट, अब यहाँ क्या बन गया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। आ रही बात है समझ में? तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आपको एक नए टाइप का चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, गांव गांव में जो लोग ना कुछ जादू दिखाने आते हैं, जादू नहीं दिखाने आते, उनको आप अंधविश्वासी लोग कह सकते हो, कि वो क्या करते हैं कि वो कहेंगे जाओ बच्चा अपने घर से एक गिलास पानी ले आओ, ठीक है, और उसमें अपना वो जो है हल्का सा जो डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो उसमें मिक्स कर देते हैं, है ना, कॉपर सल्फेट को मिला करके। अब कहेंगे ये देखो ब्लू हो गया, ठीक है ना। अब कहेंगे ना कि जाओ अपने घर से कोई एक कील ले आओ, ठीक है, और अगर ये कील अगर डालने पर अगर इस पानी का, अगर आपका जो पानी आपके घर से जो पानी मिला है, अगर वो अगर उसका अगर कलर चेंज हो गया, तो समझ लेना आपके घर में कुछ भूत वगैरह कुछ रहते हैं ना, घोस्ट वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये वही काम करते हैं इस तरीके से। बेसिकली वहाँ पे होता कुछ नहीं था, लोग अरे 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 सर मेरे घर में तो भूत निकल गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो बेसिकली उस आयरन की वजह से इस पानी का जो कलर है वो चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है। आ रही बातें समझ में? तो ऐसा अगर आप कभी भी कहीं देखना तो उसको जरूर रोकना टोकना, ठीक है। चलो सर, अब यहाँ पे हमें बातें समझ में आ गई कि हमारा यहाँ पे जो 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 हमारा जो सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया, यानी कि अब वो एक नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है ना, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो हमने ये देखा, अच्छा फिर हमने ये भी देखा कि हमारी जो आयरन जो ब्लेड थी नीचे पानी में, जो सॉल्यूशन में जो हमारा आयरन ब्लेड जो डूबा हुआ था, हमने ये भी देखा कि अब ब्राउन कलर मटेरियल डिपोजिटेड ऑन द आयरन नेल, है ना, उस पर एक ब्राउन कलर का मटेरियल भी डिपोजिट हो गया, ठीक है। और वो बेसिकली जो ब्राउन कलर का जो मटेरियल डिपॉजिट जो हुआ है वो हमारा है कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर से देखा कि फिर से हमें यहाँ पे एक नया सब्सटेंस मिला है ना, फिर से आपको एक नया सब्सटेंस मिला ना। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या, हम बेसिकली हमने क्या देखा कि हमारे पास कॉपर सल्फेट था जिसको हमने ब्लू विट्रियोल कहा, नाम याद रखो, नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा ब्लू विट्रियोल, या फिर इसको आपने कहा कॉपर सल्फेट। तो आपके पास कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में आपने कील डाल दिया, है ना, लोहे की कोई आपने कील डाल दी, तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। ग्रीन बेसिकली किसकी वजह से हुआ, तो आयरन सल्फेट की वजह से हो गया, है ना। वो जो ग्रीन सॉल्यूशन है, याद रखना इस बात को, वो जो ग्रीन सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब फिर आपने ये भी देखा कि जो ब्लेड थी उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का मटेरियल जमा हो गया जिसको हम कहेंगे कॉपर सल्फेट, सॉरी जिसको हम कहेंगे कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि हमेशा आपको क्या हो रही है, एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंसेज आपको मिल रही हैं, है ना। और वापस आप क्या कर सकते हो, उन सारी पुरानी सब्सटेंसेज को आप वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते। यही मेन खास बात है इस केमिकल चेंजेस का। आ रही मेरी बातें समझ में? तो कॉपर सल्फेट से आपको क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट में आपने क्या किया, आयरन पुट किया, और जिससे आपको क्या मिल गया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया, जो कि कैसा होगा, ग्रीन होगा, एंड प्लस कॉपर आपको मिल गया, है ना। तो ये जो बेसिकली सब इस टाइप के जो चेंजेस हो रही है, देखो यहाँ से ये जो हमारा ग्रीन बन जा रहा है, तो इस टाइप की चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है? एक और एक्टिविटी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो एक और एक्टिविटी देख लेते हैं जल्दी से बच्चे। देखो क्या कह रहा है एक्टिविटी 6.8, कहता है कि टेक अ टी स्पून ऑफ विनेगर, याद है विनेगर, अपने पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था विनेगर। विनेगर का हम जो केमिकल, हमारा जो केमिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। और अगर आप इसको और अगर शुद्ध लैंग्वेज में कहो ना, घर पे अगर जाकर के बोलोगे मम्मी विनेगर, चलो थोड़ा बहुत हमारे समझ आएगी, लेकिन अगर एसिटिक एसिड बोल दे नहीं समझेंगी, पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये, एसिटिक एसिड क्या बोल रहा, नहीं आ रहा मेरे को समझ में। हाँ, अगर आप बोल दिए सिरका, क्या बोल दिए, सिरका, है ना, CIRCA, तो मम्मी बड़े आराम से समझ जाएगी, अच्छा सिरका बोल रहा है, ठीक। चलो, तो क्या किया आपने, एक टीस्पून ऑफ विनेगर मांगा मम्मी से और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, वैसे ये मिलने वाला तो है नहीं। चलो अब क्या करो उसमें, ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते थे, NaCO3 कहते थे, ठीक है। इसका बेसिकली हमारा जो केमिकल नेम होता है उसको हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने उसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर जो है आपने बेकिंग सोडा डाल दिया, खाने वाला सोडा, भाई जिसको आप खाने वाला सोडा बोलते हो, मम्मी रखी रहती है सारी किचन में अपने, है ना, मांगोगे मिलेगा नहीं। चलो, आपने क्या किया, तो अब जब ऐसा होगा, जब आपने उसको जब ऐसा मिलाया उसमें, ठीक है, विनेगर में आपने बेकिंग सोडा मिलाया, तो एक आवाज़ आएगी, मतलब ऐसे कुछ ऐसा लगेगा ना कि पानी में जैसे आप देखें, जैसे हम सब जो है, फिर जब आप जैसे कुछ भी अगर चीज़, अगर ड्रिंक, अगर कोल्ड ड्रिंक अगर पी रहे हो, तो आप अगर उसको खूब शेक करते हो और शेक करने के बाद उसकी अगर ढक्कन को अगर ओपन करते हो तो क्या एक आवाज़ आती है, ठीक है। तो कुछ वैसा ही आवाज़ आएगा, हिशिंग की आवाज़ आएगी, और साथ में कुछ बबल्स भी निकलेंगे, ठीक है ना, कुछ बबल्स भी निकलेंगे। तो अब याद रखना है, ये जो आपका जो बबल्स है ना, ये जो बबल्स है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, बबल ऑफ गैस, ठीक है। ये जो बबल्स है याद रखना है इसको, ये जो बबल्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, CO2 जिसको आप कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, वही वाला हमारा CO2। देखो अभी जस्ट आपने अपनी बॉडी से बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकाला, दैट इज ये वही है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ, तो आपने देखा कि हमारा जो विनेगर है और जो हमारा बेकिंग सोडा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो यहाँ पर भी चेंजेस होगा ना। अब क्या करते हैं, फिर से हम फर्दर क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, इस देखो अब थोड़ा सा पहले इसका इक्वेशन देख लो। क्या है मेरे पास, विनेगर है, दैट इज एसिटिक एसिड है, इसको हमने कहाँ मिक्स किया, बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक होता है खाने का सोडा, एक होता है धोने का सोडा। चलो वो सब बात की बातें हैं। तो खाने का सोडा बेसिकली हमने जब इनको मिक्स किया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, एंड हमें दूसरा अदर सब्सटेंसेस मिल गया। अब देखो अब क्या करना है यहाँ से, आपने ये जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, पास्ड थ्रू लाइम वाटर। ठीक है ना, लाइम वाटर, लाइम वाटर में जब हम इसको पास्ट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। अब इसी की वजह से, मतलब कि लाइम वाटर है, ठीक है, COH का होल ट्वाइस इसको हम कहते हैं, COH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो हमारे पास ये था COH का होल ट्वाइस, मतलब हमने क्या किया, हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस निकली ना CO2, हमने इस CO2 को इस लाइम वाटर में इंटर कराया। ठीक है, और जैसे ही हमने इंटर कराया तो वैसे ही यहाँ से क्या हुआ, हमारा ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक मिल्की, बहुत ज़्यादा दूधिया बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट बन गया। ठीक है, जिससे हम इसको कहते हैं मिल्की वाटर, है ना। ठीक है ना, वाटर मिल्की, जिससे हमारा ये जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा मिल्की हो गया। तो इस मिल्की वाटर को नाम याद रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। इस मिल्की वाटर को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये नाम याद रखना। मिल्की वाटर हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं लाइम स्टोन, है ना, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है, चलो, तो दिस इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास जो भी गैसेज हैं, वो बोल दिया कि हाउ कुड यू चेक दैट दिस गैसेज इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप कैसे चेक करोगे कि ये जो आपके पास जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कैसे चेक करोगे, तुम क्या करेंगे कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो अगर हम उसे CaOH के होल ट्वाइस के सॉल्यूशन में, यानी कि अगर हम उसको लाइम वाटर में अगर हम उसको भेजते हैं, तो वो जो लाइम वाटर है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो मिल्की बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वो मिल्की बन गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गैसेज है, हमारी बॉडी से या फिर जो भी गैसेज निकलती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके NCERT में। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई, तो एक इक्वेशन देख लेते हैं जल्दी से, डायरेक्टली हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। क्या था मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड था, हमने उसको लाइम वाटर में मिक्स किया तो क्या बन गया, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जिसको हम कहते हैं लाइम स्टोन। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3, और प्लस आपका वाटर भी साथ में बना हुआ रहेगा। आ रही बातें समझ में ना। तो ये चीज़ हमारी कुछ एक्टिविटी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे आपके पास अपने मम्मी से मांगा, मम्मी थोड़ा सा विनेगर दे दो, ठीक है, और बेकिंग सोडा दे दो, मिल गया। ठीक, आपने इसको डाला, आपने इसको इसमें बीकर में डाला, तो एक एक बबल, एक हिसिंग सी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और उसके साथ एक बबल्स निकलेगा। वो बबल्स जो होगा वो बेसिकली गैस होगा। वो कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। अब क्या करना है, उस बबल्स को हमें क्या करना है, देखो उस बबल्स को बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें उसको दूसरे हमें बीकर में, जिसमें हमारा जो है लाइम वाटर जो है वो हमारा प्रेजेंट है, यानी कि COH का होल ट्वाइस जो है, ये हमारा COH का होल ट्वाइस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने इसको इसमें किया, तो जिसकी वजह से ये जो वाटर है पूरा पूरा एकदम मिल्की बन गया, एकदम वाइट बन गया, जिसको हम कहेंगे लाइमस्टोन कहेंगे। ओके, ये वर्ड याद रखना, लाइमस्टोन। तो आपको एक्टिविटी समझ में आई, तो आपने एक्टिविटी से क्या, आपने एक्टिविटी से रिजल्ट क्या निकाला, आपने रिजल्ट ये निकाला कि अगर हम हमारे पास कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज हैं जो कि डायरेक्टली चेंज हो जा रहे हैं, है ना, मतलब हमें जो हमारा जो नया सब्सटेंस है वो पुराने वाले सब्सटेंस से एकदम मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही है। तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। आ गई बात है आप समझ में, एक्टिविटी का देखो फायदा मिला। तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड केमिकल। अब तो ये सर बड़ा आसान लग रहा है ना। केमिकल चेंज क्या है कि जिसमें हमें कोई नया दूसरा सब्सटेंस मिलता है, ठीक है ना, इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल चेंज को हम कभी कभी केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, अच्छा सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल। अब इस केमिकल चेंज का सर इंपॉर्टेंस क्या है, हम कैसे समझे, क्या हमारी ये जो चेंजेस हो रही हैं तो क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये चेंजेस नहीं होती तो क्या हमारी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती। जैसे मान लो आप दूध से मान लो दही बनाते हो, तो क्यों क्यों बना, वो केमिकल चेंज की वजह से हुआ। मान लो अगर केमिकल चेंज अगर नहीं होता, नेचर में अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता केमिकल चेंज, तो फिर आप दही खा पाते क्या, नहीं खा पाते। तो इंपॉर्टेंट है भाई इनके, है ना, केमिकल चेंजेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ समझते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो
इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब इसका क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास, जैसे आप जो लोहा, आप जो आयरन यूज़ करते हो, आपकी जो डोर या फिर आपकी जो कोई भी ऐसा चीज़ जो लोहे का बना है, वो डायरेक्टली डायरेक्टली हम ज़मीन के अंदर से वो लोहा नहीं निकलता, वो डायरेक्टली आयरन ही निकलता। पहले आयरन का ओर निकलता है, मतलब कि जो आयरन कुछ ऐसे मतलब टूटे-फूटे फॉर्म में रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल नेचर में होता है। ब्रिटल कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में होता है, ठीक है? उसको फिर निकाला जाता है, उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस किए जाते हैं, देन जा करके आपको वो आयरन मिलता है, ठीक है? सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, जो आप मेडिसिन खाते हो, जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, जब आपको जब फीवर हो जाता है, जो आप मेडिसिन खाते हो, या फिर किसी अदर इंजरी के लिए आप जो मेडिसिन खाते हो, तो उसको भी हम केमिकल चेंजेस के थ्रू ही बनाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट। जो भी आप प्लास्टिक यूज़ करते हो, या फिर आप जो भी डिटर्जेंट मतलब जो भी आपके कपड़े धोने वाले जो भी साबुन सर्फ हैं, है ना, वो जो आप जो भी यूज़ करते हो, वो बेसिकली इन्हीं केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। एवरी न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड बाय द केमिकल चेंजेस। देखो जितने भी न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड होते हैं, जितनी भी न्यू मटेरियल्स बनती हैं, वो सारी की सारी केमिकल चेंजेस के थ्रू बनती हैं। आ रही बातें समझ में ना? चलो, इतनी बातें सर आपको समझ में आ गई कि अब हमें समझ में आ गया कि सर जो केमिकल चेंज है उसका हमारी डेली लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बात याद रखनी है कि जब भी केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना, जब भी केमिकल चेंज होता है, तो ये कुछ ऐसे हमारे हमारे कुछ फिनोमेना अकर होते हैं उन केमिकल चेंजेस के साथ। अब देख लेते हैं कौन कौन से फिनोमेना अकर होती हैं। फिनोमेना कहने का मतलब कि कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे जैसे मान लो कोई ये केमिकल चेंज हुआ, तो हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और एनी अदर रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब कि जैसे जो हम जिसको बेसिकली कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, मतलब लाइट में बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब। मतलब कि जब भी कोई एक केमिकल चेंज होता है, या तो हीट प्रोड्यूस होगी या तो लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो या तो लाइट प्रोड्यूस करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, ये हमेशा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने अपने क्रैकर्स आपने छोड़े, ठीक है ना, आपने पटाखे छोड़े, ठीक है, तो क्या होगा जब आप उसको जब उसमें जब आप क्या करते हो, जब आप उसको जब जलाते हो, तो एक आवाज़ आती है, जब वो छूटते हैं, जब वो आसमान में जाते हैं, तो क्या आती है, एक आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसमें से लाइट भी निकलता है, साउंड्स भी निकलता है, हो रहा है ना, तो केमिकल चेंज हुआ। अब वापस तो आप दोबारा वो क्रैकर्स बना तो सकते नहीं हो, है ना। अच्छा, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस समटाइम्स। कभी भी ऐसा भी होता है कि जब जब कोई केमिकल चेंज होता है, तो स्मेल भी बदल जाती है। जैसे दही, है ना, दूध दूध देखो कितना अच्छा मीठा सा, उसकी कितनी मीठी सी उसकी स्मेलिंग होती है, लेकिन जैसे ही वो दही में, हाँ, दही भी थोड़ा बहुत अच्छा स्मेल करता है। अब जिनको पसंद है वो उनके लिए तो अच्छा ही है, जिनको नहीं पसंद है वो कहेंगे अरे सर पता नहीं क्या आप बात कर रहे हो। देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन कलर। कलर भी उसका चेंज होता है, आ रही बात समझ में? कलर भी चेंज हो जाता है ना। गैस में बी फॉर्म्ड, मे बी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब केमिकल चेंज होता है तो गैसेस भी बनती हैं। जैसे आपने देखा था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, जब आपने मम्मी से मांगा वो भाई थोड़ा सा विनेगर दे दो, थोड़ा सा मेरे को बेकिंग सोडा दे दो, आपने दोनों को मिक्स किया, क्या बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बना। तो ये सारी चीज़ें जब भी केमिकल चेंजेस होती हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर, इनके साथ ज़रूर ये सब सारी चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होता है, या फिर सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। सारी बातें समझ में? देखो, अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, केमिकल चेंजेस की अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो बेसिकली हम जो फोटोसिंथेसिस देखते हैं, फोटोसिंथेसिस बताओ बच्चे कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, आप जो फूड खाते हो, मैंने आपको बताया है ना चैप्टर में कि किस तरीके से हमारे फूड का डाइजेशन होता है। तो ये जो फूड का जो डाइजेशन होता है, वो भी हमारा एक केमिकल चेंज है, ठीक है। क्या आप दोबारा फूड बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते? स्पेलिंग ऑफ फूड, स्पेलिंग का मतलब होता है कि फूड जो आपको जो खराब हो जाते हैं, है ना, जो उसमें से जो खराब सी स्मेलिंग आने लगती है ना, तो उसको हम कहते हैं स्पेलिंग ऑफ फूड। तो वो भी, तो ये सब बेसिकली हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? जो हमारे केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकते, है ना, बहुत सारे। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिख लो अपनी कॉपी में। आगे बातें समझ में? चलो, अब यहाँ पे हम समझते हैं एक छोटा सा एक टर्म समझते हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड। अब ये क्या होता है सर? प्रोटेक्टिव शील्ड क्या बोला है ये चीज़ है? देखो क्या है कि बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है। क्या है बच्चे? नाम याद रखना, ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या करता है? तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन। अब देखो, ये जो ओजोन लेयर है, ऐसे समझो कि आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका ऊपर का एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर कोई एक ऐसे ओजोन लेयर है। अब ये क्या करता है? ये बेसिकली सन, मान लो यहाँ पे बहुत दूर में सन है, सन से लाइट आती है, तो सन की जो भी हार्मफुल रेज है ना, अब देखो सन की बहुत सारी हार्मफुल रेज होती हैं, तो क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर है, उन हार्मफुल रेज को हमारे अर्थ तक आने से रोकता है, ठीक है ना। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशंस एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, है ना। यानी कि ये जो ओजोन है, ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ये जो भी हार्मफुल रेडिएशन थी, उस हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जिसकी वजह से क्या हुआ,
तो जिसकी वजह से हमारा जो ओजोन जो हार्मफुल रेस था वो हमारा क्या हो गया, जो हार्मफुल रेस था वो भाई अब हार्मफुल तो नहीं रहा, है ना, वो तो कन्वर्ट हो गया। तो इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉजेज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, है ना। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड, तो ओजोन को हम एक नेचुरल शील्ड के नाम से भी जानते हैं, है ना, अगेंस्ट दिस रेडिएशन। देखो अगर ऐसा नहीं होता ना तो सन की जो रेज है ना इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि अगर वो डायरेक्टली अगर अर्थ पर आता तो हमारी जो स्किन है वो डायरेक्टली बर्न कर देता, जला देता, या फिर जो भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स मर जाते हैं, है ना, डाइड हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो ये हमारी जो ओजोन लेयर है आपके एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हम सभी लोगों की क्या करता है, एक प्रोटेक्शन देता है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं इसको प्रोटेक्टिव शील्ड के नाम से भी जानते हैं। चलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चलो सर, आपको जो है केमिकल चेंजेस समझ में आ गया, आपको फिजिकल चेंजेस समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जल्दी से, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये क्या है सर, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? देखो बेसिकली आपके छतों, आपके आपके घर के जो छत होते हैं या फिर जो एक जो कूड़ेदान वाली जो जगह होती है वहाँ पे आप देखते हो कि कई सारी लोहे की चीज़ें जो हैं वो फेंकी हुई रहती हैं, ठीक है। और कुछ दिन बाद देखते हो कि उनमें थोड़ा सा वो जो जो लोहे का जो कलर है, आयरन का जो कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कलर चेंज हुआ ना, तो ये बेसिकली आयरन बेसिकली हमारा हो गया है, आयरन हमारा रस्ट हो रहा है। अब ये होता क्या एग्जैक्टली, अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। देखो तो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, तो याद रखना रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रोसेस है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक प्रोसेस है। देखो इट इज अ प्रोसेस इन विच द पीस ऑफ आयरन एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेस, यानी कि जो आयरन की जो पीसेज हैं, मतलब आयरन जो है उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस आकर के जमा हो जाती है। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दीज ब्राउनी सब्सटेंसेज, अब ये जो ब्राउनी सब्सटेंसेज हैं, दीज ब्राउनी सब्सटेंसेज आर कॉल्ड रस्ट। और ये जो ब्राउनी जो सब्सटेंसेज आकर के उस लोहे पर, आयरन पर आकर के जमा हो गई है ना, उसी को हम कहते हैं रस्ट। आगे बातें समझ में? तो दो बातें याद रखना, रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है ना, और रस्ट क्या है, तो रस्ट हमारा बेसिकली एक सब्सटेंस है, ठीक है। दीज ब्राउनी सब्सटेंसेज आर कॉल्ड रस्ट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास आयरन की गेट है ना, आपकी घर है और घर के बाहर आपका एक बड़ा सा आयरन का गेट लगा हुआ है। तो आप क्या किए होते हो, आप देखोगे कि जब आप देखो, बेसिकली वो तो अलग बात है कि आप उस पर पेंट करें, वो तो अलग बात है ना, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये देखते हैं हम कि अगर मान लो अगर हमने उस पर अगर पेंट नहीं किया तो वो क्या होता है, वो बेसिकली रस्ट हो जाता है, ठीक है, रस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो बेसिकली ये जो रस्टिंग का जो काम हो रहा है, ठीक है, ये काफ़ी ख़राब है। मतलब इससे हमारी जो, हम ये देख रहे हैं कि इससे हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी नुकसान कर रही हैं, है ना, चीज़ों को ये हमारा ये नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो रस्ट वाला जो काम हो रहा है ये हमारा बहुत ज़्यादा हमें लॉस कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब तो बेसिकली इसकी वजह से हमने देखा कि रस्टिंग डिस्ट्रॉय आयरन आर्टिकल्स, जो आयरन के जो भी आर्टिकल्स हैं उसकी वजह से हमारे जो हैं, जो रस्टिंग की वजह से हमारे जो भी आयरन के आर्टिकल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। अच्छा, तो अब एग्जैक्टली थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। आपने कहा सर मेरे पास आयरन है, मैंने आपको बताया कि आयरन का क्या याद रखना है सिंबल, Fe, ठीक है, Fe। अब आयरन जो है, आयरन को आपने छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, आयरन को आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है और साथ ही साथ थोड़ी बहुत वाटर वाटर की भी अमाउंट होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, इस पर अटैक करेंगी, इस आयरन पर अटैक करेंगी, और अटैक करके क्या बना देंगी, रस्ट बना देंगी, जिसको हम कहेंगे Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, ये नाम याद रखना है, Fe2O3। तो अब यानी कि एक रस्ट बन गया, रस्ट क्या, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं Fe2O3, दैट इज आयरन ऑक्साइड, ओके। अच्छा, तो आपने देखा, अच्छा एक बात यहाँ से ये समझना है कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये भी आपका एक केमिकल प्रोसेस है। क्यों, देखो अभी आयरन था और आयरन से क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बनता जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक केमिकल प्रोसेस हो गया। याद रखना है कि आयरन जो हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये भी हमारी एक केमिकल प्रोसेस है, और ये बहुत ही स्लोवेस्ट केमिकल प्रोसेस है, मतलब बहुत स्लोली होती है। एक साल बाद अब देखोगे, अच्छा आयरन भी वैसा है, वैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट में उस पर जंग, जिसको आप कहते हैं ना जंग लग गया, रस्ट हो गया ये, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लोवेस्ट प्रोसेस है। अच्छा, अच्छा एक बात और याद रखनी है कि फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और अगर वाटर नहीं है तो आपका जो मटेरियल है वो रस्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर हम भी तो नहीं रहेंगे, है ना। तो ये हमेशा रस्टिंग का काम होता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो रस्टिंग का फिनोमिना है वो और तेज़ी से हो सकता है अगर आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर ये जो रस्टिंग है वो और ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है ना। रस्टिंग बिकेम रस्टिंग बिकेम, ठीक ना, मतलब हाई रस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ से ऐसे समझ लो कि अगर मॉइस्चर अगर आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है तो रस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होगा,
ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि सॉल्ट वाटर मेक फास्टर रस्टिंग, यानी कि जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज का मतलब कि जिनकी मतलब ऐसे मतलब आपका कोई फ्रेंड है जो कोस्टल एरियाज में रहता है, मतलब जो समुद्र के किनारे वाले इलाकों में रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर आयरन की रस्टिंग बहुत ही फास्ट होती है। क्यों? है ना? देखो ऐसा, इसका रीज़न क्या है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो वाटर है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है ना? और बेसिकली सॉल्टी, बेसिकली अगर सॉल्ट नेचर का अगर मान लो हमारा जो वाटर है, तो उसकी वजह से हमारा जो रस्टिंग होता है वो फास्ट होता है। ठीक है? बस इतनी बात याद रखना कि सॉल्ट वाटर की वजह से हमारा जो रस्टिंग है वो और ज़्यादा फास्ट तरीके से होगा। तो आपने सर पढ़ लिया कि बेसिकली जो है, आपने ये देख लिया कि जो रस्टिंग है वो क्या होता है और वो एग्जैक्टली क्या कर सकता है हमारे आयरन आर्टिकल्स के साथ, ठीक है ना? तो अब सर इसको हमें प्रिवेंशन करना भी ज़रूरी है, मतलब इसे बचाना भी ज़रूरी है। तो अब हम इस रस्टिंग को दो तरीके से बचा सकते हैं। हमारे ये जो रस्टिंग है, हम इसको दो तरीके से बचा सकते हैं। कैसे? बाई पेंट। आप क्या कर दो, आपके पास कोई एक लोहे की गेट है ना? आपके जो पापा हैं या फिर आपके जो बड़े भैया हैं, वो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हो, वो आप जैसे मान लो कूलर है ना, कूलर जो होता है, तो हर साल कूलर को हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम इसको बेसिकली रस्टिंग से बचाते हैं, है ना? वो अलग बात है कि हाँ वो सुंदर भी दिखता है, तो हम दो पर्पज़ से करते हैं कि एक वो अच्छा भी दिखे, और जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो पर्पज़ है वो ये होता है कि वो हम उसको रस्टिंग से बचा रहे हैं। ठीक है, दो बात याद रखना, है ना? दो चीज़ें, क्या हम उसको, उसकी हम सुंदरता भी बढ़ाते हैं, अरे मेरा कूलर बहुत अच्छा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो हमें रस्टिंग से, वो कूलर को रस्टिंग से भी बचाता है। दूसरी चीज़ क्या है? बाई गैल्वेनाइजेशन। तो अब ये थोड़ा सा गैल्वेनाइजेशन समझते हैं कि सर ये गैल्वेनाइजेशन क्या है। देखो होता कुछ नहीं है, बेसिकली ये भी एक पेंटिंग की ही तरह होता है, लेकिन हम इसमें पेंट नहीं करते, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, देखो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि बेसिकली गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है इन विच डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, ये वर्ड याद रखना, जिंक, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, हम एक जिंक की लेयर बना देते हैं। मतलब आपने कहा मेरे पास एक आयरन रॉड है, ठीक है, और हमने उस आयरन रॉड के ऊपर ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने जिंक की हमने लेयर बना दी, ठीक है, जिंक की लेयर बना दी, तो जिसकी वजह से हम उसको कहेंगे गैल्वेनाइज्ड, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल द आयरन पाइप्स वी यूज्ड इन अवर होम टू कैरी वाटर, ठीक है, आर गैल्वेनाइज्ड, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, मतलब हम उसको गैल्वेनाइजेशन किए रहते हैं। मतलब गैल्वेनाइजेशन में आप ये वर्ड याद रखना, जिंक। गैल्वेनाइजेशन हम किसके हेल्प से करते हैं? जिंक के हेल्प से करते हैं। किस पर करते हैं? आयरन पर करते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा भी हम कुछ और काम करते हैं, जैसे जैसे आप वो खाने की, आप अपनी प्लेट देखते हो, आपके पास आपके घरों में जो खाने की जो प्लेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो स्टील की बनी हुई होती है ना। तो स्टील, स्टेनलेस स्टील हमको कहते हैं। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम। मतलब स्टेनलेस स्टील अगर आपको बनाना होता है, यानी कि हमारी वो जो प्लेटें जो बनी हुई होती हैं, उसको हम बेसिकली वो बेसिकली मिक्सचर होता है किसका? आयरन का, ठीक है, और कार्बन एंड उसके दूसरे मेटल्स जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, मैग्नीज हो गया। तो आयरन को हम इन सभी के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके अगर हम बनाते हैं आयरन को, किसी भी आयरन को, तो अब हमारा वो जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम कहेंगे स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब इसको आप चाहे जितना पानी में रखो, साल भर पानी में रखे रहो, ये कभी भी इसमें जो रस्ट है वो कभी भी नहीं लगने वाला है। आप देखियो ना, आपकी जो प्लेटें होती हैं खाने वाली, है ना, वो इवन वो बहुत पहले से हैं, जब आप इवन जब आप जब पैदा भी नहीं होते उसके भी पहले से वो प्लेटें रखी हुई रहती हैं, फिर भी वो कभी ख़राब नहीं होते, है ना? हाँ भले टूट जाते हैं बट वो रस्ट नहीं करते। तो इतनी बातें हमें सर रस्टिंग के बारे में समझ में आ गई हैं। ओके, अब यहाँ से हमें एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो ऐसे समझो, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने वो देखा है, जैसे आपने कभी मिश्री खाया है? मिश्री, ठीक है, जो चीनी का जो बड़ा बड़ा जो फॉर्म होता है शुगर का ना, तो वही हमारा क्रिस्टल फॉर्म में है। लेकिन अब तो क्या बोलता है बेसिकली, बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन में क्या है कि बेसिक क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि क्रिस्टल बनाना। बात समझो, क्रिस्टल अलग चीज़ है, क्रिस्टलाइजेशन अलग चीज़ है। क्रिस्टल का मतलब जैसे आपने मिश्री खाई, वो आपका एक क्रिस्टल हो गया। अब मिश्री जिस मेथड से बन रहा है उसको हम उस मेथड को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो आगे बातें समझ में, तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या है, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये आपका है फिगर, आ गया फिगर, यही होना चाहिए, ये आपका फिगर है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, है ना, क्रिस्टल जो है वो आप कैसे बनाओगे, या फिर कैसे बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। तो इसके बेसिकली देखो कुछ स्टेप्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है,
अ कप फुल ऑफ वाटर, जो आपकी सिलेबस में है केवल वही पढ़ना है ना, आपको चीनी वाला नहीं बनाना है। जो आपकी सिलेबस में है आपको वही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि घर पे चीनी बना कर खा रहे हो, नहीं वो नहीं करना है। जो आपकी सिलेबस में, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है वही आपको पढ़ना है। देखो कह रहा है कि अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर इज टेकन, ठीक है भाई, एक मतलब बीकर में एक कप फुल ऑफ वाटर ले लो। चलो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, जिसको हम कहते थे H2SO4, कुछ बूंदे जो है वो डाल दो। वाटर इज हीटेड, वाटर को गर्म करो, एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, और जब वाटर बॉयल करने लगे, कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड। कॉपर सल्फेट याद आया, जिसको हम क्या कहते थे, नीला थोथा, शुद्ध हिंदी में कहते थे नीला थोथा, या फिर हम इसको कहते थे ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब जब पानी जैसे जब बॉयल होने लगा, तो आपने क्या किया, आपके पास जो भी कॉपर सल्फेट था, नीला थोथा था, आपने उसको डालना स्टार्ट किया पानी के अंदर। ठीक है, एडेड स्लोली, धीरे धीरे, है ना, वाइल स्टीरिंग टिल नो मोर कॉपर सल्फेट पाउडर डिसॉल्व। अब कब तक आपने डाला, देखो आप डाल रहे हो, मतलब आपके पास ये आप पानी यहाँ पे गर्म कर रहे हो, है ना, और इसमें कॉपर सल्फेट डाल रहे हो। कब तक डाल रहे हो और उसको फिर से किसी हैंडल से उसको चला रहे हो, स्टीर कर रहे हो। ठीक है, और ये काम कब तक कर रहे हो, जब तक कि अब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ, अब अगर हम कॉपर सल्फेट डालेंगे तो अब वो घुलने वाला नहीं है। जैसे जैसे देखो क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो आप कहते हो ना, जैसे आप चीनी किसी पॉट में, आप मान लो अ, चीनी को मान लो आप घोल रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप चीनी डाल देते हो तो वो चीनी फिर नहीं घुलता है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशंस है। तो आपको कब तक डालना है, जब तक कि वो पूरे तरीके से, मतलब ऐसा हो जाए कि हाँ, आप उसमें अगर हम कुछ भी अगर कॉपर सल्फेट डालते हैं तो वो उसमें हाँ, अब वो घुलने वाला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या किया आपने, ऐसा कर दिया, उसको आग से हटा दो। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को क्या कर दो, छान लो, फिल्टर्ड कर दो, और उसको ठंडा करो। ठीक है ना, विदाउट डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब नहीं होना, ऐसा नहीं कि हिला दो, ऐसा ठंडा किया और ऐसा हिला दिया, नहीं, विदाउट डिस्टर्बेंस उसको छोड़ दो। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम्स बाद क्या होगा, द क्रिस्टल ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्जर्व इन इट। तो आपको क्रिस्टल ऑफ कॉपर का क्रिस्टल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके चैप्टर का समरी। एंड आपको इसके बाद इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको मस्ट हैं कि करने हैं। ठीक है ना। आप कहते हो आप अदर रेफरेंस बुक की हेल्प लेते हो, लो, अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अदर रेफरेंस बुक को खरीदने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक खरीद लो। वो अदर रेफरेंस बुक से कहीं ज़्यादा सस्ता और कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, जो कि खुद एनसीईआरटी का ही बनाया हुआ होता है ना। तो आप उसको प्रीफर करो। ठीक है ना, फालतू अच्छी, देखो अच्छी बुक में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आप चाहे जितने अच्छे रेफरेंस बुक ले लो, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स सबसे बेस्ट है। इवन जो आपकी रेफरेंस बुक में जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो हम तो यही भाई कहेंगे, प्रेफर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आप ले लो, बहुत सस्ती है ना, 10-20 रुपए की आती है, बहुत सस्ती है। इवन आपको नेट में फ्री में भी मिल जाएगी, तो आप उसको ट्राई करो। ठीक है, अदर रेफरेंस बुक के चक्कर में ना पड़ो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो आपको नेक्स्ट वीडियो अटेम्प्ट जरूर करना है। चलो, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।